Hello everyone in PGN IAS Academy, Najafgarh, New Delhi. My name is Pravesh Sharma and today हम बात करेंगे कि किस तरीके से आंसर राइटिंग करने के टाइम पर माइंड को फास्टली वर्क कराना होता है, माइंड को प्रेशर झेलना होता है और इतना सारा कंपटीशन के साथ रह करके प्रेशर फेस करके आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर आप किस तरीके से आंसर दे पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए एक पीस ऑफ माइंड और आपका जो दिमाग है वो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है तो उसके अंदर आप कोशिश कीजिए कि आप जितना सिंपल, जितना कॉन्क्रीट और सीधा आंसर आप दे पाएंगे, सो दिस विल लीड टूवर्ड्स यू सक्सेस। इफ यू विल बीट अराउंड द बुश, इफ यू नॉट अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, आप आंसर गलत ही लिखेंगे और आपका आंसर कभी भी एक सिलेक्टेड आंसर नहीं माना जाएगा। तो अगर हम आज बात करें कि माइंड को किस तरीके से फास्ट काम कराएं आंसर राइटिंग करते वक्त, वेदर यू आर राइटिंग एन आंसर इन योर होम और यू आर राइटिंग एन आंसर इन द रियल एग्जाम हॉल ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं मेंस के आंसर राइटिंग में किस तरीके से बिना कोई कंटेंट, बिना किसी प्रायर रीडिंग मटेरियल के हम अपनी सिंप्लिसिटी को दर्शाएं ताकि हमारा आंसर पढ़ा जाए, हमारे आंसर को एक इम्पोर्टेंस दी जाए एग्जामिनर्स के थ्रू और हमारे आंसर्स के अंदर एक रियल नॉलेज रिफ्लेक्ट हो। एक आम जनता जो चीज़ फेस करती है वो उस आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट हो। जो प्रॉब्लम है नहीं, आप खुद बना रहे हैं और उसको आंसर के अंदर डाल रहे हैं और अननेसेसरी सजेशंस दे रहे हैं, वो भी आंसर के अंदर अनइम्पोर्टेंट मानी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए आंसर के अंदर आप सिंपल लिखें, शॉर्ट लिखें, जल्दी लिखें, बेटर लिखें एंड एक अच्छा आंसर देने की कोशिश करें। तो आइए हम देखते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक। लेट्स सपोज एक टॉपिक लेते हैं स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन के ऊपर हम जल्दी से जल्दी ये देखेंगे कि एक कॉमन मैन, एक ले मैन की तरफ से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं जो कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को डील करनी होती है, या फिर किस तरीके से एक ब्यूरोक्रेसी के लिए, एक ब्यूरोक्रेट के लिए स्कूल एजुकेशन वो उसको कैसे देखता है। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम लिखें स्कूल एजुकेशन, राइट, तो स्कूल एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें सबसे पहले कि क्या क्या हमारे चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो आप खुद सोचिए क्या क्या स्कूल एजुकेशन के अंदर चैलेंज है। पहला चैलेंज क्या है? अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी नहीं है स्कूल्स की हर जगह पर। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, बस्तर, झारखंड, हमारे इंटीरियर एरियाज हैं जहाँ पर स्कूल जो है इवन फॉर्म पर इस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पीडागोगी। जो हमारे सिलेबस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंटेंट पर फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्कूल एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन, एक कॉलेज में जाने लायक बच्चा तैयार नहीं कर पाती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? हमारे क्वालिटी ऑफ द टीचर्स, टीचर्स की क्वालिटी, टीचर्स की क्वालिटी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमने ये देखा है कई रिपोर्ट्स भारत सरकार के जिसमें ये पाया जाता है कि हमारे टीचर्स जो स्कूल के अंदर हैं उनका एक स्किल्ड लेवल नहीं है, उनकी जो पेडागोगिक स्किल्स होनी चाहिए दे आर नॉट अप टू द मार्क। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्कूल एजुकेशन के अंदर। फोर्थ, अगर हम बात करें तो लेस फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर स्कूल एजुकेशन के अंदर इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, इको क्लब फैसिलिटीज की बात हो, ड्रामेटिक्स की, ड्रामा की, डांस, पेंटिंग्स आदि की बात हो। ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आपको दिखती हैं, लेकिन हम बात करें स्कूल एजुकेशन एज अ इम्पॉर्टेंट कंसर्न ऑफ इंडियाज ब्यूरोक्रेसी, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने रहता है। अगर अब हम बात करें फिफ्थ फैक्टर जो स्कूल एजुकेशन के अंदर है, वो है द कल्चर ऑफ हाई फीस एंड डोनेशन, जिसमें आपको 20-20 लाख रुपए डोनेशन देनी पड़ती हैं इन द प्राइवेट स्कूल्स। अभी की एक रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र जैसे एरियाज जो कि हाईली डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज को दर्शाते हैं, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं
जो 50-50 लाख रुपीस डोनेशन डिमांड करते हैं। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज जो हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर है वो है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट, नाउ व्हाट इज दिस डाटा मैनेजमेंट? ये डाटा मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर है कि हमारे जो टीचर्स हैं जो ऑलरेडी कम हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनकी पहली चीज़ है पेंडेंसी है। बहुत सारी हमारी कंट्रीज के अंदर जो टीचर्स हैं उनकी वैकेंसीज पेंडिंग है, वो किसी भी स्टेट के अंदर हो सकता है। और हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर केसेस ऑफ जो वैकेंसीज और पेंडेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्कूल में एडहॉक टीचर्स आप अपॉइंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनको सैलरीज नहीं मिल पाती है टाइम पर, जिसकी वजह से वो भी अपनी क्वालिटी कंटेंट बच्चों को नहीं दे पाते हैं और हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन का नारा है वो खराब हो जाता है। अब जो टीचर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, यू वुड हैव सीन देम दैट आइदर दे आर सर्विंग फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑन द इलेक्शन ड्यूटीज, और दे आर वर्किंग फॉर द सेंसस, और दे आर वर्किंग टू कलेक्ट द आधार डाटा एंड ऑल। तो इससे होता क्या है, द टीचर्स हु आर वर्किंग इन द स्कूल्स, उनका एक मोटिवेशन टूटता है कि हमारी ड्यूटीज जो है वो बाहर लगाई जाती हैं, तो हमें पे भी मिलता है, तो व्हाई नॉट वी एंगेज आवरसेल्फ इन दोज ड्यूटीज वेयर वी डू नॉट हैव टू वर्क। तो ये सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर हम देखते हैं ना। अब अगर हम अपने इस कंटेंट को देखें जो हमने अभी तक बोर्ड पे लिखा, तो मैं यकीन मानता हूं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर, ये कॉमन मैन को पता होती है। इसके अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हमने पढ़ के, जो हमने किसी किताब को पढ़ के ली हो, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ के ली हो। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी फेस करता है, और यही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं जिनके ऊपर यूपीएससी अपने मेंस के क्वेश्चंस को फ्रेम करता है और चाहता है कि बच्चे आप कुछ भी पढ़ो, डजेंट मैटर फॉर मी, लेकिन जो इंडिया के रूट कॉजेज हैं, जो इंडिया के रूट प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे इन्फॉर्म्ड हैं तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड आंसर मुझे देने की कोशिश कीजिए। होता क्या है कि हम स्कूल एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, एंड द रिजल्ट इज दैट वी फिल आवरसेल्फ with a lot of content which is not actually relevant for the UPSC examination, because UPSC examination आपसे सिर्फ क्या मांग रहा है, जनरलाइजेशन। जो कॉमन मैन को पता है ऐसी चीजें आप जनरल फॉर्म के अंदर, एक स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर, एक टाइम फ्रेम के अंदर यूपीएससी को देने का काम करें। ये यूपीएससी आपसे चाहता है। अगर आप दे पाते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आप एक फिट कैंडिडेट हैं टू बिकम द पार्ट ऑफ द सर्विस। तो इस तरीके से जब आप किसी भी टॉपिक, किसी भी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे ही उस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर ये रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम है कंट्री की, तो किस तरीके से हम इसको जनरल फॉर्म के अंदर समझने की कोशिश करें, ताकि जब हम आंसर लिखें तो हम स्टक ना हो, हमारा हमारे ऊपर कोई प्रेशर फील ना करें, हमारा कॉन्फिडेंट लूज ना हो, और वी कैन राइट विद इन द टाइम फ्रेम अ गुड आंसर। अगर अब हम बात करें कि स्कूल एजुकेशन के में जो कंसर्न्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो स्कूल एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर चुकी है, क्योंकि सबसे पहले आंसर के अंदर आप ये बताइए that what are the achievements the government has done, because you are going to become the part of the bureaucracy, so you cannot criticize the bureaucracy. You are the part of that and you want to become the real part of that, so you should appraise, you should appreciate the achievements and the actions taken by the officers who are your seniors, and the politicians also, who are the makers of the civil society by using political tools. तो अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें की जा चुकी हैं, तो सबसे पहला आता है समग्र शिक्षा अभियान। अंडर दिस, स्कूल यूनिफॉर्म्स और स्कूल बुक्स आपको गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर विदाउट एनी कॉस्ट, या तो आपको उसका कैश दिया जाता है या आपको वो काइंड फॉर्म में दी जाती है, यानी गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। दूसरा, स्कूल एजुकेशन के अंदर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जिसके अंदर बात की गई है कि हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। तो ये एक कॉमन मैन को पता होती है चीज़। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन के अंदर तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल्स। एग्जाम्पल, पीएम श्री स्कूल्स इन रिमोट एरियाज, इन रिमोट विलेजेस, कन्या विद्यालय, प्रतिभा विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एंड अदर विद्यालय आल्सो।
So these are the government schools which have been opened by the government of India and the state governments also. Fourth thing is a skilling, reskilling and upskilling program of the teachers on one hand, and increasing their positions in the government schools. रिक्रूटमेंट बढ़ाई जा रही है स्कूल्स की. रिक्रूटमेंट जब स्कूल्स बढ़ रहे हैं तो टीचर्स की डिमांड बढ़ रही है. जब टीचर्स की डिमांड बढ़ रही है तो रिक्रूटमेंट हो रहा है, आइदर ऑन द एड हॉक बेसिस और ऑन द परमानेंट बेसिस. तो टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं, इससे पेंडेंसी तो कम हो ही रही है, लेकिन दूसरा अचीवमेंट या दूसरा इनिशिएटिव जो भारत सरकार ले रही है, दैट इज ट्रेनिंग टू रीस्किल, अपस्किल एंड स्किल द टीचर्स by sending them to various foreign countries in the seminars, in the conferences, in the skilling programs, जिससे जो स्कूल एजुकेशन में पढ़ाने वाले हमारे मेन टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना हो. वो ऐसी क्वालिटी बच्चे को दें जिससे वो प्राइवेट की फीस देने से बचें, ट्यूशन की फीस देने से बचें और स्कूल में रहकर एक क्वालिटी एजुकेशन ले पाए. इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे टीचर्स के जो वर्कलोड है उसको कम करने के लिए एडहॉक बेसिस पर भी टीचिंग स्टाफ को अपॉइंट करती है ऑन द डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, सर्वोदय विद्यालय हो या पीएम श्री स्कूल ही क्यों ना हो. अपार्ट फ्रॉम दिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द न्यू एनसीईआरटी मॉडल्स, यानी जो हमारी नई एनसीईआरटी का सिलेबस कोडिफाई किया जा रहा है, उसके अंदर फोकस किया जा रहा है कि जो मोरल वैल्यूज हैं, जो वैदिक मैथ्स हैं, जो बेसिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटीज़ हैं, उन मूल्यों को बताने की कोशिश की जाए. यानी इंडियन सोसाइटी की जो एथोस हैं उनके ऊपर हमारी एजुकेशन का एक फाउंडेशन लर्निंग हो, उनके ऊपर हमारी एजुकेशन बेस करें. इसी के साथ जो रट्टाफिकेशन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है. एंड द इंडियन एजुकेशन मॉडल वेयर द मोरल स्टोरीज ऑफ भगवद गीता, महाभारताज, रामायणाज आर आल्सो बीइंग गिवन इन द चैप्टर्स ऑफ द न्यू एनसीईआरटी. तो ये कुछ स्टेप्स हैं. And the last thing is increase share of GDP of both the center and the states towards the education sector. इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम जिंदगी में एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन को पता होनी चाहिए. एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सारी चीज़ों की जानकारी रखें. एंड दिस इज व्हाट द यूपीएससी डिमांड्स फ्रॉम यू. दिस इज व्हाट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मीन्स डिमांड फ्रॉम यू, बिकॉज इन द मीन्स एग्जाम the examiner is checking you whether first you are well informed or not. अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है तो आप कितना भी कंटेंट, कितना भी मैगजीन से उठाकर रिपोर्ट्स के डाटा लिख दीजिए, इट डजंट मैटर फॉर देम. व्हाट मैटर्स फॉर देम, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड my question which I am asking to you? If you are able to give my answer, if you are able to give the answer of my question in a time frame, in a well structured format, using basic knowledge along with some examples, then you are fit for the exam. And this is what the civil services examination, mains examination is completely based on. तो अगर आप इन सारी चीज़ों को करते हैं तो यकीन मानिए you are on the right track and your mains answers will be up to the mark, if not the perfect, if not the best, but will be better than others. आप भीड़ से अलग हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं. You are not the part of aspirants, you are the part of future civil servants. So for such kind of videos, please join this channel, get updated videos and join PJN IAS Academy, Najafgarh, New Delhi. Thank you so much. Stay tuned with us.